हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जीएसटी में अपना यहाँ प्रोविज़न ऑफ आउटपुट टैक्स मतलब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ख़त्म कर लिए थे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। तो आज हम देखेंगे कि आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे लगता है, क्यों होता है, इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम इसको कहते हैं। ठीक, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 98। इसको किस में बताया गया है, 298 में बताया गया है। किसमें, सीजीएसटी एक्ट 2017 में। इन जीएसटी लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जीएसटी लॉ में क्या है कि दो तरीके के चार्जेस है, एक फॉरवर्ड चार्जेस, एक रिवर्स चार्जेस। टैक्सेस और जीएसटी चार्जेस मतलब टैक्सेस और जीएसटी आर इम्पोज्ड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। दो तरीके के टैक्सेस या क्या कह सकते हो, जीएसटी कह सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या है, कंपोजिशन है जीएसटी। तो क्या बताया गया है जीएसटी लॉ में कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। तो जैसे अब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तब इसमें फॉरवर्ड चार्ज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तब भी हम फॉरवर्ड चार्ज एक लाइन में देख लेंगे कि होता क्या है। तो फॉरवर्ड चार्ज, द जीएसटी विच इज पेड बाय सेलर और सप्लायर इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज। मतलब फॉरवर्ड चार्ज वो होता है जो जीएसटी या तो सेलर या सप्लायर, सेलर मतलब जो बेच रहा है, अगर वो जीएसटी पे कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी हो जाएगा। ठीक, तो फॉरवर्ड चार्ज में हमारा यही आता है। तो हम इसको पीछे भी पढ़े थे, फिर आगे भी कहीं देखेंगे और इसको डिटेल में और देखेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसमें हम क्या कौन सा देखेंगे, कौन सा चार्ज, रिवर्स चार्ज। तो अभी तो मेनली हमारा रिवर्स चार्ज ही है। तो इसको एक लाइन में इंट्रोडक्शन इसका कर लिए कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, द जीएसटी विच इज पेड बाय द सेलर और सप्लायर इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज। ठीक, अब इसके बाद फिर हमारा है रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज क्या होता है, द जीएसटी विच इज पेड बाय द बायर, कस्टमर और सर्विस रेसिपिएंट इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज। मतलब ऐसी कोई भी जीएसटी हो जो कि बायर, बायर कौन है, क्रेता, बायर, कस्टमर, कस्टमर तीनों एक ही चीज हैं। बायर, कस्टमर और सर्विस रेसिपिएंट। बायर मतलब जो गुड्स को खरीद रहा है, कस्टमर भी वही सेम ही मीनिंग है जो कि गुड्स को परचेज कर रहा है। सर्विस रेसिपिएंट या जो सर्विस ले रहा है, द पर्सन हु अवेल्स सर्विसेज, उसको क्या कहेंगे, सर्विस रेसिपिएंट। अगर इन लोग के द्वारा जीएसटी पे की जा रही है, अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, कौन लोग, बायर, कस्टमर, सर्विस रिसिपिएंट, तो उसको क्या कहेंगे, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे, रिवर्स चार्ज कहेंगे। ठीक, तो फिर से देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब जब आपको किसी भी चीज़ की कोई भी वर्ड है, कोई भी टर्म, उसकी जब मीनिंग क्लियर रहेगी तो वो समझ में ज़्यादा आता है। वो फिर क्या है ना, नहीं तो लोग रटने पे लग जाते हैं, रटने में क्या होता है, फिर भूल जाता है। तो जब किसी भी कोई भी वर्ड है, चाहे वो रिवर्स चार्ज हो या कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको उसकी मीनिंग क्लियर है तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, रिवर्स चार्ज में क्या है कि ऐसी जीएसटी, द जीएसटी विच इज पेड, कौन पेड करता है जीएसटी, बायर हो गया, बायर क्या, कस्टमर हो गया या सर्विस रिसिपिएंट हो गया, उसको क्या कहेंगे, उसको रिवर्स चार्ज कहेंगे। ठीक, अब सेक्शन 298 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 298, इसी में तो हमारा आरसीएम डिफाइन किया गया है 298 में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 298, रिवर्स चार्ज मस्ट बी पेड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। रिवर्स चार्ज क्या होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट इसका होता है, रिवर्स चार्ज का, इसका रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो होता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 98, रिवर्स चार्ज मस्ट बी पेड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये एक ई कैश लेजर एक ऑप्शन होता है, जब आप जीएसटी की साइट खोलेंगे तो उसमें जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे ई कैश लेजर का एक ऑप्शन होगा, उसके थ्रू क्या होता है, जीएसटी के रिवर्स चार्ज का पेमेंट होता है। ठीक, तो वही बता रहा है सेक्शन 298 बताता है कि रिवर्स चार्ज मस्ट बी पेड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। रिवर्स चार्ज जो होता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेड होता है, जिसका नाम क्या है, ई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या ई कैश लेजर भी इसको बोलते हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद तीसरा इंट्रोडक्शन हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9(4) के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या होता है, इफ अ गुड्स इज सप्लाइड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू सप्लाई हो रहा है, इफ अ गुड्स इज सप्लाइड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द रजिस्टर्ड पर्सन, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहा है,
सप्लाई किया जा रहा है, देन इन दिस केस जीएसटी द जीएसटी विच इज पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको रिवर्स चार्ज कहेंगे। ठीक, तो फिर से इसको एक बार समझते हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कोई भी गुड जो द गुड्स विच इज सप्लाइड फ्रॉम, अगर कोई गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू सप्लाई हो रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में जो जीएसटी होगा, जीएसटी कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। इसको क्या कहेंगे, इसको रिवर्स चार्ज कहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन मिस्टर बी जो है ये रजिस्टर्ड पर्सन है। ए कोई गुड्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये गुड्स है मान लीजिए 1 लाख का। ठीक, मिस्टर ए जो है ये बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं 1 लाख का, बी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे जो जीएसटी का पेमेंट होगा वो मिस्टर बी करेंगे, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि जो सेलर होता है, सेलर यहाँ पे कौन है, ए हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, हमेशा सेलर जीएसटी का पेमेंट करता है, टैक्सेस का पेमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जो बायर है, बायर ऑफ गुड्स सर्विसेज या सर्विस रेसिपिएंट जो है वो क्या करेगा, वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। तो इन द केस दो बायर होगा वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर मिस्टर बी बायर है तो मिस्टर बी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे जीएसटी का। यही डिफिनीशन सेक्शन 9(4) में बताई गई है कि जब अनरजिस्टर्ड पर्सन किसको गुड्स ट्रांसफर करता है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है अंडर आरसीएम। ठीक, ये डेफिनेशन थी हमारी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में। इसके बाद फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये क्या बताता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बताता है, तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बताता है, लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की टैक्सेबल सप्लाई के बारे में क्या बताता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बताता है। ठीक, अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हमको टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हमको बताता है टैक्सेबल सप्लाई के बारे में। मतलब कौन कौन से लोग आरसीएम के लिए लायबल होंगे, ठीक, जीएसटी पे करेंगे अंडर आरसीएम। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इट एक्सप्लेन्स अबाउट द लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द आरसीएम, जिसमें कि सबसे पहला आता है इफ द गुड्स इज सप्लाइड बाय द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, if the goods is supplied by the goods transport agency to any business enterprise। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो क्या कर रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है किसको, बिजनेस एंटरप्राइज को, तो इस केस में क्या होगा, जो बिजनेस एंटरप्राइज होगा विल लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। बिजनेस एंटरप्राइज ये क्या है, सर्विस रिसिपिएंट है, ये बायर है, ये गुड्स मंगवा रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ये गुड्स मंगवा रही है अपना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो बिजनेस एंटरप्राइज है ये है हमारा जीएसटी पे करने के लिए अंडर आरसीएम, ये रिसीवर है तो यही जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम, जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। इफ द गुड्स इज सप्लाइड बाय द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू द एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस देन इन दिस केस बिजनेस एंटरप्राइजेस विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। इफ द कंसल्ट, फिर दूसरा है if the consultancy services provided by law firm to his देखो अब दूसरे में पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। अगर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज कोई लॉ फर्म अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रही है तो इस केस में क्या होगा, जो उसका क्लाइंट होगा वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा अंडर आरसीएम। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होता है, जैसे कोई लॉयर हो गया वो अपने क्लाइंट को कोई लॉ रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, तो यही बताया गया इस सेकंड वाले पॉइंट में। अगर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज कोई लॉ फर्म अपने किसी क्लाइंट को दे रही है तो इस केस में बायर कौन है, बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन है, क्लाइंट है। तो इन केस में क्लाइंट क्या होगा, वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा अंडर आरसीएम। जैसे इफ द कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लॉ फर्म टू हिज क्लाइंट देन इन दिस सिचुएशन क्लाइंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक, अब फिर तीसरा केस क्या है कि अगर कोई सर्विसेज गवर्नमेंट किसी बिजनेस को प्रोवाइड कर रही है, किसी बिजनेस को कोई सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस। तो इस केस में क्या होगा, बिजनेस जो है वो लायबल होगा पे जीएसटी अंडर आरसीएम। इफ एनी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस द बिजनेस विल लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक, उसके बाद इफ द सेटलमेंट सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी इंडस्ट्री,
अगर कोई सेटलमेंट सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्रीज को, तो यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट कौन है, इंडस्ट्री। सो इन दिस केस इंडस्ट्री विल लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तब यहाँ पे एक केस क्या आता है कि ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बता दूं, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो गैदर टुगेदर और कलेक्टेड टुगेदर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो इकट्ठा हुए रहते हैं किस चीज के लिए, टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो वही बताया गया है कि इफ द सेटलमेंट सर्विसेज, ये क्या करवाते हैं, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट करवाते हैं। इफ द सेटलमेंट सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी इंडस्ट्री, सो इन दिस केस इंडस्ट्री इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो इस केस में क्या है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा अंडर आरसीएम। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मीनिंग हमने देख ली। उसके बाद फिर पांचवा हमारा क्या है कि इफ एनी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेवल एजेंसी टू हिज कस्टमर, अगर कोई ट्रेवल एजेंसी अपने कस्टमर को कोई सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, सर्विस रिसिपिएंट कौन है, कस्टमर है। तो इस केस में जो कस्टमर होगा वो लायबल टू पे जीएसटी विद फ्रेट अंडर आरसीएम। जो किराया देगा उसके साथ साथ वो जीएसटी भी देगा किसके थ्रू, अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक, उसके बाद फिर अगला है इफ द सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है किसी बिजनेस को, अगर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एसएससी सिक्योरिटी सर्विस कंपनी टू द बिजनेस, तो यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट कौन है, बिजनेस है। तो इन दिस केस और अदर पर्सन है किसी और पर्सन को, तो द बिजनेस विल लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो जो पर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहा होगा वो क्या करेगा, वो जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। वही अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस कंपनी किसी को प्रोवाइड कर रही है तो जो पर्सन वो सिक्योरिटी सर्विस ले रहा है वो लायबल होगा पे जीएसटी अंडर आरसीएम, बायर और सर्विस रिसिपिएंट। ठीक, ये होगा। उसके बाद सातवां क्या है, इफ द इंश्योरेंस सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई इंश्योरेंस सर्विस कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। उसके बाद ये 8 नंबर पे है, ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट के बिजनेस में इफ अ प्रमोटर परचेज सीमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो प्रमोटर है जो बिजनेस को चला रहा है वो अगर सीमेंट परचेज करता है किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से। इन केस ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस इफ अ प्रमोटर परचेज सीमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन देन देन जीएसटी बिल पेड, तब जीएसटी कितने पे पेड की जाएगी, 18% पर एनम। फिर से देखते हैं, अगर कोई प्रमोटर है रियल एस्टेट बिजनेस के केस में, अगर वो सीमेंट परचेज कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से तो जो उसको जीएसटी 18% देना होगा। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर जो वो प्रमोटर सीमेंट परचेज कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उसको जीएसटी अंडर आरसीएम कितना देना पड़ेगा, 28% का। In case of real estate business, if a promoter purchase cement from registered person, then GST will be paid at the rate 18% per annum. And if the cement is purchased from unregistered person, GST under RCM will be paid at 28%. अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेज कर रहा है तो 18% जीएसटी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेज कर रहा है तो 28% जीएसटी। ठीक, अब उसके बाद है कि अगला केस है कि इन द हाउस कीपिंग सर्विसेज, अगर हाउस कीपिंग सर्विसेज कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है या ई कॉमर्स, अब तो हाउस कीपिंग सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर भी प्रोवाइड करने लगे टू हिज कस्टमर। इफ द हाउस कीपिंग सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एनी कंपनी और ई कॉमर्स ऑपरेटर टू हिज कस्टमर, देन कस्टमर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो जो कस्टमर होगा वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा अंडर आरसीएम। ठीक, हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस रिसिपिएंट कस्टमर है, तो कस्टमर क्या होगा, लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अगला केस है इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, अब प्रमोटर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट क्या होता है, जैसे किसी मान लीजिए मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, उन्होंने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया कि आप इस पे कंस्ट्रक्शन करिए, आप इसका डेवलपमेंट करिए, तो वो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट हो गया। उन्होंने अपना राइट किसको दे दिया, मिस्टर बी को। मिस्टर बी अब उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको प्रोविजन करेंगे। तो इसमें जो सर्विस रिसिपिएंट कौन है, मिस्टर ए लायबल हो जाएंगे पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक, इफ द इमूवेबल एसेट्स इज ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द टैक्सेबल पर्सन,
अगर इमूवेबल एसेट्स है, इफ द इमूवेबल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द टैक्सेबल पर्सन, देन इन दिस केस ही लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अगर कोई इमूवेबल एसेट्स है तो उसको क्या करे, गवर्नमेंट जो है किसी टैक्सेबल पर्सन को दे रही फॉर फर्दर यूजेस ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या होगा, जो पर्सन इस सर्विस को अवेल कर रहा है, जो कि इमूवेबल एसेट्स ले रहा है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा पे जीएसटी अंडर आरसीएम, जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करने के लिए। उसके बाद फिर अगला केस क्या है कि इफ द टेक्निकल सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू हिज कंपनी, देन रिस्पेक्टिव कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अब अगला केस है कि अगर कोई जो किसी कंपनी, मान लीजिए मिस्टर ए किसी कंपनी के डायरेक्टर है और वो अपनी कंपनी को कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट कौन हो जाएगा, सर्विस रेसिपिएंट कंपनी हो जाएगी। तो कंपनी, इन इस केस में कंपनी लायबल होगी जीएसटी पे करने के लिए अंडर आरसीएम। तो इसको क्या कहेंगे कि इस केस में कंपनी जो है वो जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम। तो इफ टेक्निकल सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी टू द रिस्पेक्टिव कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। इसके बाद फिर हमारा अगला केस है कि इफ द रिकवरी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट टू द बैंक। अगर कोई रिकवरी सर्विसेज, कोई रिकवरी एजेंट अपने बैंक को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बैंक क्या होगा, लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। क्या, क्योंकि यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट कौन है, बैंक है। रिकवरी सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिकवरी एजेंट। किसको प्रोवाइड कर रहा है, बैंक को। तो बैंक क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा पे जीएसटी अंडर आरसीएम। उसके बाद फिर अगला कंडीशन क्या है कि इफ द लोन पॉलिसी, अगर इफ द लोन पॉलिसी इज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है किसी बैंक का, वो कोई लोन पॉलिसी से सोल्ड कर रहा है या बेच रहा है, ठीक, किसी को दे रहा है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ एनी बैंक, किसी बैंक के बिहाफ में, तो बैंक जो हो जाएगा वो लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। बैंक को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद फिर अगला केस क्या है, इफ एनी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, एक्ट्रेस एंड ऑथर टू हिज प्रोड्यूसर, या फिर हम इसको कह सकते हैं इफ एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिस्ट टू हिज प्रोड्यूसर कंपनी, देन इन दिस केस प्रोड्यूसर कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पे क्या है, सर्विस रेसिपिएंट है या बायर है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला केस है, इन केस ऑफ सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज द पर्सन हु टेक्स द लोन इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज के केस में क्या होता है कि जो पर्सन लोन लेता है वही पे होता है लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, वही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज क्या होता है, ये सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज शेयर मार्केट्स में होता है लोन लेने के लिए। सबसे पहले सब कब शुरू किया गया था, 1997 में, ठीक। उसके बाद क्या है कि अगला केस, इफ द एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस फॉर मोर देन 30 ईयर। अगर कोई प्रॉपर्टी है कि कौन ट्रांसफर कर रहा है, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है किसी बिजनेस को मोर देन 30 ईयर अंडर लीज एग्रीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, जो बिजनेस है वो लायबल टू हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए अंडर आरसीएम। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की, ठीक, ये प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है पूरी, ये गवर्नमेंट किसी बिजनेस को प्रोवाइड कर रही है। मान लीजिए ये बिजनेस है मिस्टर XYZ लिमिटेड, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट XYZ लिमिटेड को प्रोवाइड कर रही है 30 साल की लीज एग्रीमेंट के लिए। तो ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है ये लायबल हो जाएगी जीएसटी पे करने के लिए अंडर आरसीएम। तो ये हमारी कंडीशन थी कि कब कब हमको किस किस केस में हमको आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मिलेगा या देना है, ठीक। तो ये हमारी कंडीशंस थी। हमने आज अपने लेक्चर में कवर किया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें दो तरीके के, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज हम रिवर्स चार्ज पढ़ रहे, रिवर्स चार्ज मेनली देखेंगे, फॉरवर्ड चार्ज का डिफिनीशन देख लिए। उसके बाद फिर सेक्शन 994 में हमने उसका रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन देख लिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन जब कोई सप्लाई करता है तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है अंडर आरसीएम। फिर सेक्शन 93 में हमने टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख लिया अंडर आरसीएम, उसमें क्या क्या आती हैं। उसमें हमने टोटल कितने कंडीशन देखे, 17 कंडीशंस जिसमें हमने कवर किए हैं। तो उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम क्या अपना प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई कवर करेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम अपना यहीं तक ख़त्म करेंगे। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एक बार फिर से एक नज़र सिलेबस पर डालते हैं हमने कहाँ तक कवर किया इसमें। तो जैसे हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे, पहली यूनिट में हमने मीनिंग ऑफ जीएसटी कवर हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ जीएसटी हो गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी हो गया, और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, टैक्सेबल पर्सन हो गए, एसएससी और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया,
इंडिविजुअल टैक्स पे ही हो गया, इनपुट और इनपुट टैक्स, आउटपुट और आउटपुट टैक्स। अब इसमें हमारा बचा है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस, इफेक्ट ऑफ जीएसटी टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। तो 1, 2, 3 टॉपिक्स इसमें अभी हमारे बचे हुए हैं। और एक टॉपिक इसमें और है कि जो जीएसटी स्लैब है, तो उसको हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।